बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब के बजट की। पंजाब का बजट एक बार फिर आया है जी अवाम दोस्त। किसी तरह के नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, अवाम को सहूलत होने वाली है, महंगाई कम हो जाएगी। 2026-27 में अवाम के लिए दूध की नहरें बहने जा रही हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो आज हमने पंजाब असम्बली के ऐवान में सुनी और जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनकी जानिब से हमें ये बताया है कि सरकार के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। 7% तनख्वाहों में इजाफा हो गया। भाई वो इतने पैसे रखेंगे कहाँ? आप तो उनके पीछे FBR लगवा देंगे, आप तो उनके पीछे नैब लगवा देंगे कि सरकार के मुलाजमीन की इतनी तनख्वाहें कैसे? और फिर पेंशनर्स का उससे भी ज़्यादा अच्छा हाल कर दिया है कि 3.5% पेंशन में इजाफा कर दिया। मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग इतने बड़े बड़े फैसले? किस तरह से आवाम पे पैसा लुटा रहे हैं? और ये बजट कितना आवाम दोस्त है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, माहिर मुआशियात है और मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर गुलाम गौस साहब माहिर मुआशियात हैं, ऑनलाइन हमारे साथ हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कैस साहब, सर आप तो मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल, पंजाब का बजट कितना आवाम दोस्त? देखें, 2-3 बातें कहने की बहुत ज़रूरत है जी। पहली बात तो ये है कि सूबों ने ना तो डिफेंस पे खर्चना है, ना ही इंटरनेशनल कर्जे वापस करने हैं। ठीक। तो टेक्निकली और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, पानी, ये सारे सूबों के हैं और पंजाब बड़ा सूबा है, इसलिए उसको पैसे हालांकि इस दफ़ा शायद थोड़े से कम किए गए हैं मगर अभी भी बहुत पैसे हैं। देखना ये है कि कितने % ये जो पैसे दिए जा रहे हैं शायद तालीम और सेहत को बढ़ाए हैं, इसमें तनख्वाहें कितनी जाएंगी, कंकरेंट खर्चा कितना होगा और डेवलपमेंट खर्चा कितना होगा, फिर ही पता लगेगा। अगर ये सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों को खूबसूरत ही बनाना है और वो भी आधा शहर को, तो फिर शायद आवाम ये तो खुश हो जाए कि हाँ खूबसूरत हो गया शहर, मगर वो जो सहूलतें मांगता है स्पेशली एजुकेशन पे और हेल्थ पे और पानी पे, और शायद दूर तक जाएं तो बिजली भी पैदा करना शुरू कर दे। पंजाब के पास शायद सूरज तो है, ना हवा है ना पानी है। अभी तो वो ये सूरज आवाम से भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं भाई सोलर जी अगर आप वो ग्रीन मीटर लगाएंगे तो फिर आप पे टैक्स लग जाएगा, मगर अगर आप ग्रीन मीटर नहीं लगाते और सिर्फ दिन में इस्तेमाल करते हैं, हाँ तो और कोई बैटरी लगा लेते हैं तो फिर वो आपका घर का मामला है। वो पैनल्स पे तो शायद सेल्स टैक्स लगा हो मगर फिर गवर्नमेंट का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर गुलाम गौस साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे। सर आपसे यही बुनियादी सवाल है कि हमेशा की तरह 2026-27 का भी पंजाब हुकूमत ने बजट पेश किया है, आवाम दोस्त बजट। अब ये बताइए कि ये कितना आवाम दोस्त है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 7%, पेंशनर्स के लिए 3.5% इजाफा, इतना बड़ा इजाफा, वो इतने पैसे कहाँ संभालेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें 1-2 बातें शुरू में अर्ज कर देता हूँ। पंजाब का जो टोटल बजट का इस दफ़ा आउटले है वो है 5.85 ट्रिलियन रुपीस का जी, जिसमें अराउंड 748 जो मतलब आप टैक्स से कलेक्ट करेंगे जी, और 481 आप नॉन टैक्स से कलेक्ट करेंगे, और 4.4 ये बिलियंस थे पहले, अब 4.4 ट्रिलियन आपको आएगा NFC वार्ड से। NFC वार्ड का टोटल इस दफा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो टोटल फंड था 8.8 ट्रिलियन का फेडरल में। तो इसका मतलब है दैट 50% ऑफ द टोटल पोर्शन गोज टू पंजाब। अब 1-2 चीजें इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा जो सूबा है वो इंटायरली बेस कर रहा है फेडरल जो ट्रांसफर्स में। ठीक। इसकी अपनी डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो बहुत कम है, रेवेन्यू स्ट्रीम लाइन जो है वो बहुत कम है। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे 7% इन्होंने जो पेज हैं वो बढ़ाई हैं और 3.5
बढ़ा दी पेंशन्स। तो अब देखें नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है नॉन डॉक्यूमेंटेड, जो कि आमतौर पे अखबारों में और दूसरी जगह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो नेशनल डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो है 11.5। सही। आपने बढ़ाया है जो पेज को, वो बढ़ाया है 7% के हिसाब से। इसका मतलब है 4.5% अब भी लॉस में रहेगा वहाँ, जो भी मतलब लोगों की है वो आपने जिनकी सैलरीड पर्सन की बढ़ाई है 7%, इन्फ्लेशन के हिसाब से तो बढ़ाते। 11.5% इन्फ्लेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देते। कम अज कम जो महंगाई का ये जो तूफान आया उसमें कंपनसेट ही हो जाते। सही। इसका मतलब एक तो ये, दूसरा अगर आप नेशनल फिगर पे भी आ जाए जो कि 7.3 है, तो आप उस पर भी ये अज्यूम करें, फिर भी ये लॉस में जाता है। इसका मतलब है अभी भी इन्फ्लेशन कंपनसेट नहीं हुआ। सही। एक और बात जो इसमें समझने वाली है कि पंजाब में 2024 और 25 के जो स्टैट्स हैं उनके मुताबिक जो पॉवर्टी रेट था वो था 23.3%, जो कि अगर हम 2019 में देखें वो 16.5 था। सही। और इसमें मेजॉरिटी है रूरल एरिया की, देहाती इलाके की, जो कि पॉवर्टी में है। और जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग है उनमें मेजॉरिटी जो है वो अर्बन एरिया में है। तो इसका मतलब है जो आपके देही इलाके हैं जिनकी डेवलपमेंट के लिए असल काम करना था उस पे तो फंड्स अभी भी ट्रांसफर नहीं हुए। सही। आपने 49% के करीब, मतलब पिछले साल इसका बजट था एडीपी का 1.2 और आपने उसको कर दिया 750 के करीब बिलियन में। पहले 1.2 ट्रिलियन से आपने 750 बिलियन पे ले आए, तो आपने 49% तकरीबन कट लगा दिया एडीपी को। अब आप बताएं उसमें भी जो इनके 3600 तकरीबन जो प्रोग्राम स्कीम्स चल रही हैं उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स की, और नए प्रोजेक्ट्स तो उसमें बहुत कम है। सही। अब नए प्रोजेक्ट्स पे फंड लगना नहीं है, और जो प्रीवियस प्रोग्राम है वो प्रोजेक्ट है वो तो हो रहे हैं। इसका मतलब जब नए प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो नई जॉब क्रिएशन नहीं होगी। जब नई जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो नई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकेंगे। सही। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो वही विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वो आपको चिमटा रहेगा। ठीक है। तो डॉक्टर गुलाम कौसब, बिल्कुल जो पॉवर्टी लाइन है उसको देखते हुए ना तो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है और ना ही आप बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी कोई भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लान नहीं है किसी भी शोबे में, कि हम लोग अपने लोगों को ना सिर्फ मतलब उनकी स्टडी के मुताबिक उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ऑब्वियसली हमारी आबादी का तनासुब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर कैस साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर, ये जो डॉक्टर गुलाम कौसब भी हमें नंबर्स बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं जैसे कि ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए रख लिया गया है और मुख्तलिफ स्कीमों के लिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ, सर ये फिक्स हो जाता है इस बजट में कि इतने पैसे हैं, ये होते हैं, ये पूरा साल जो है वाकई ही लगते हैं, या फिर सारा साल इसमें हेर फेर चलता रहता है? ये समझाइए। देखें, 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी आपको सरकारी बजट्स की जी। वो हमारे बजट्स की तरह ये नहीं होता कि पहले पैसे इकट्ठे करो, देखो कहाँ कितने हैं और खर्च करो। अच्छा। ये उल्टा होता है। यानी हम तो अपनी तनख्वाह का हिसाब लगाते हैं कि ये तनख्वाह है और ये कोई कर्जा लेना है जी, तो और उसके इतने की ग्रोसरी है, इतना हाउस रेंट है, इतना बिजली का बिल है, प्रॉपर। सरकारी उल्टा होता है। अच्छा। वो पहले देखते हैं, हर डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि तुम्हारा डिमांड क्या है और उसको कंसिडरेट करके कहते हैं कि ये हमारे सूबे का ये खर्चा है, हर ये ज़राअत पे होगा, ये होगा, ये उनको पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि तनख्वाहों में कभी 70% तनख्वाहों में जाता है, अबाउट 20% कंकरेंट में जाता है। अब बल्कि डॉक्टर साहब ने कह ही दिया कि 1 पॉइंट कुछ ट्रिलियन से कम करके 0.7 ट्रिलियन पे ले आए हैं। डेवलपमेंट बजट, इसलिए डेवलपमेंट तो नहीं होगी, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगी। नए प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं रखा, सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट्स जी, वो उनको ख़त्म करना है। मगर इसका मतलब वो सही कह रहे हैं कि नई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं जनरेट होगी। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो यही है कि जो गवर्नमेंट है वो
अपनी जो खर्चा है सड़कें बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, वो पैसे नहीं खर्चती। अच्छा। वो ठेकेदार को टेंडर मंगवा के किसी को टेंडर दे देती है और वो बंदा साल अपने पैसे लगाता है। सही। और उसके बाद वो गवर्नमेंट को अपना बिल देता है। अच्छा। और रिश्वतें देता है या नहीं देता, तो उसके अगले साल उसको पैसे मिलते हैं जो इस बजट में नहीं होंगे, अगले बजट में होंगे। ओके। मगर जो जिस दिन ये पास हो गया बजट, उस दिन उसके अगले दिन एक और चीज आएगी जो हम इग्नोर कर जाते हैं, और जो आपका सवाल है वो है रिवाइज्ड बजट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक। वहां पता लगेगा कि कहां से पैसे निकाल के कहां खर्च हुए हैं। अभी तो इजाजत दे दी है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है पूछना कि हमने तो तुम्हें एजुकेशन के लिए दिए थे, तुमने हस्बैंड को लगा दिए, क्यों लगा दिए, या हेल्थ के लिए दिए थे तो किसी और जगह क्यों लगा दिए। मगर वो जब रिवाइज बजट पेश होता है तो वो एक ही दिन में पास हो जाता है। मगर फिर बजट डॉक्यूमेंट में जब आप देखते हैं तो तीनों आएंगे, पिछले साल का बजट, उसका रिवाइज बजट और इस साल का बजट। तो फिर मेरे जैसा बंदा जो है ना एक एनालिसिस करता है कि ये पैसा कहाँ से निकला और कहाँ गया। अच्छा डॉक्टर गुलाम गौस साहब, आपसे भी सर मेरा यही सवाल है जो मैंने बुनियादी सा सवाल पूछा था कि हम तो यही समझ रहे होते हैं, जिस तरह एक सैलरी क्लास है उसे पता है कि भाई इतने पैसे महीने के कमाने और यहाँ लगाने हैं, गवर्नमेंट ने साथ साथ ही कमाने हैं। अगर ये बजट बना लिया है, क्या गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट रहती है या फिर इधर के उधर पैसे होते रहते हैं? मैं आपको अगर थोड़ा सा नेशनल लेवल का बताऊं, एक छोटा सा फिगर बताता हूँ, इस पे आता हूँ। 14.2 ट्रिलियन के टैक्स कलेक्ट करने थे फेडरल गवर्नमेंट ने 2025-26 के बजट में। सही। जिसको एक दफा रिवाइज किया और कर दिया उसको 13.7 ट्रिलियन, फिर उसको रिवाइज कर दिया और कर दिया 12.9 ट्रिलियन। इसका मतलब ये घर की खेती है, जहां तक रिवाइज करना है करी जाओ, एंड पे कह देंगे कि इतने ही थे, हमने कर दिए। सर एंड पे हमारे डॉक्टर गुलाम साहब फिर एंड पे हमारे पास ये भी तो होता है ना, आईएमएफ ये कह रहे हैं, आईएमएफ कहता है जी आपने 14 अरब इकट्ठे करने हैं, हम 14 के पीछे लग जाते हैं। आईएमएफ कहता है अच्छा भाई 13 करके दे दो, 12 करके दे दो, कुछ तो करो, हम उसके पीछे लग जाते हैं। हमें तो चलाई आईएमएफ आई थिंक। जी अभी मैं आपको एक और इसमें मजे की बात बता देता हूँ। पिछले साल का जो इनका 1.24 का एडीपी का जो इन्होंने दिया था डेवलपमेंट प्रोग्राम का बजट, उसको इन्होंने रिवाइज किया और कर दिया 1.08, इसी पंजाब गवर्नमेंट जी। और उसका भी 75% सिर्फ लगा है, बकाया नहीं लगा, सिर्फ 75% कंज्यूम हुआ उसका। सही। पिछले, और एक और चीज है जो इसमें समझने वाली है, आईएमएफ की मैं आपको बताता हूँ। आईएमएफ का एक है नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट हमारे साथ, सही। जिसका ये रूल है कि जो आपके प्रोविंसेस हैं वो सरप्लस कलेक्ट करेंगे, ताकि जो फेडरल ने डेट सर्विसिंग करनी है उसमें उसे थोड़ा सा स्पेस मिले। ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट हमेशा कभी 600 कभी 700 600 700 अरब रुपया हर साल सरप्लस क्रिएट करती है डेट सर्विसिंग के लिए। तो ये तमाम सूबे थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन पंजाब उसकी मेजॉरिटी करता है जो उसको फंड करना होता है। सर पंजाब के ज्यादा करीब भी तो समझा जाता है विफाक में, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी पंजाब में हुकूमत होगी वही विफाक में हुकूमत करेगा, जिस भी सियासी जमात की जब हम बात करते हैं। ये दोनों खासे क्लोज है, इसलिए मेरा ख्याल हिस्सा भी ज्यादा है। फिर इसी वजह से एनएफसी वार्ड का जो एक सब 5-4 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें सबसे अहम इंडिकेटर पॉपुलेशन साइज है, और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से 82% वेट है पॉपुलेशन का एनएफसी वार्ड एलोकेशन में। सही। तो पंजाब की चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से 82% के हिसाब से इसे 50% ऑफ द टोटल पोर्शन आता है। सही। डॉक्टर गुलाम गौस साहब, सर ये बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन चूंकि हमारे सेगमेंट का थोड़ा सा टाइम कम होता है, लेकिन मैं ज़रात पे बात ज़रूर करना चाहूँगी। डॉक्टर कैस साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ज़रात के लिए 80 अरब रुपया हमने रखा है, इस बजट में मुख्तिस किया है। सर ज़रात की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है ज़रात। होती थी, अभी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि हम इसी पे 23% जीडीपी का, फार्मिंग जो है 8% है जीडीपी का। आपको लग रहा है कि हम ज़रात को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या फिर हम किसान कर ही नहीं सकते,
40% आपके जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करते आपकी इकोनॉमी को। 40% जो हैं सिंध में वो लार्ज फार्मर्स हैं, वो भी शेयर क्रॉपर्स है। ये 20-22% हैं कैपिटलिस्ट फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स। उसी को आप, मगर जब आपके पास पानी नहीं होगा, बिजली, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, जब आपके पास मॉडर्न सीड नहीं होगा, ये सारा नेशनल कंजर्वेशन प्लान का हिस्सा है और सारा उसका हिस्सा है जो हम पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने रोशन पाकिस्तान कहा, मगर बजट में हमने नहीं देखा। सही। सवाल ये है कि ये जो पैसा ज़राअत के लिए रखा है, किस चीज़ के लिए रखा है? आप उनको सब्सिडीज़ देना चाहते हैं, आप उनको सीड देना चाहते हैं, आप उनकी सड़कें बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो ये, क्योंकि ट्यूबवेल तो आपने वो कर दिए सोलर पे, और जो नहीं है वो बिजली का बिल देते हैं। सीड उनको नया नहीं मिल रहा, अभी तक सीड की रिसर्च नहीं आई। आपके ज़्यादातर इम्प्लीमेंट जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। इस दफ़ा आपका फाइनेंस मिनिस्टर खुद माना कि चावल भी कम हुआ है, गंदम भी कम हुई है, गन्ना भी कम हुआ है, कॉटन भी कम हुई है। ज़राअत ऊपर कैसे गई? ठीक है डॉक्टर गुलाम गौस साहब, आपसे भी इसी सवाल पे मैं आंसर लेना चाहूँगी कि हम कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, अगर हम कहते हैं कि हम एग्री बेस्ड इकोनॉमी है या फिर एग्री बेस्ड कंट्री है। अच्छा, मैं इस पे आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। अभी मैंने बल्कि मेरे साथ एक सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर फीज़ पाशा, हमने मिलके 5 ईयर प्लान बनाया है पंजाब गवर्नमेंट का ग्रोथ का। सही। जिसका नाम है पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी 2027-31। ठीक है। तो उसमें हमने पंजाब गवर्नमेंट को जो बताया है, सजेशंस दी थी, वो ये है कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री हमारा सेकेंडरी है और सर्विसेज टर्शरी सेक्टर है। ठीक। तो इनके दरमियान वर्टिकल लिंकेजेस हैं। मतलब अगर 1% एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती है ना, तो उससे 0.5% इंडस्ट्री और तकरीबन 0.5% आपकी सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ बढ़ती है। सही। उसकी वजह है कि इनपुट्स देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, हर तरह की चीजें इसमें से निकलती हैं। तो हमारा जो इस दफा का जो ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमारा एम्फेसिस था, वो इस बात पे ही था कि आप एग्रीकल्चर को थोड़ा सा फंड ज्यादा दें, और क्योंकि वो पुश करेगा आपकी इंडस्ट्री को और अल्टीमेटली सर्विसेज सेक्टर आपका ग्रो करेगा। तो हमने इस पे खासी उन्हें एक डिटेल डॉक्यूमेंट तकरीबन 150-200 पेज का बना के दिया हुआ है। तो आप देखें वो किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है। आपको लेकिन आपकी बात ठीक, उम्मीद क्या है सर वैसे आपको? एग्रीकल्चर उम्मीद तो वही है जो आपको नजर आ गई है, 80 बिलियन। चले, बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर गुलाम गौस साहब, आपसे आप जैसे बहुत सारे होनहार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसा करेंगे, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आम लोग जो हैं वो इस तरह की सहूलियात देना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं उनके हिस्से कटना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर कैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अच्छी खबर ये है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है बल्कि इलॉन मस्क के लिए है। पिछले 1-2 रोज़ से मुसलसल इलॉन मस्क के बारे में इंटरनेट पर खबरें बड़ी पड़ी हैं कि वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। अब ये दुनिया के पहले ट्रिलियनियर, आपको पता है कि इलॉन मस्क वैसे ही बड़े मशहूर हैं अपने मतलब IT के हवाले से, अपने AI की खदमात के हवाले से, और इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे बिजनेसेस भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बड़ी उनका जो है वो दोस्ताना रहा, फिर उसके बाद बिगड़ भी गई, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर मामलात कुछ सेटल डाउन हो गए। ये इलॉन मस्क ने ऐसा क्या किया है, क्योंकि उनके बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हसन खान हमारे साथ मौजूद है। आप भी बिजनेस मैन है, बिजनेस पर्सन है। हसन खान, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इलॉन मस्क एक यंग मैन है और दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज अ ट्रिलियनियर, क्योंकि ये कोई भी आज तक ये मार्क अचीव नहीं कर पाया। सही। जो उनकी क्लोजेस्ट सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, वो तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर्स पे हैं।
जेफ बेजोस जो हैं वो ही इज मोर कनेक्टेड इन अ वे टू द कॉमन सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड देन टू एलॉन मस्क। अगर आप डिस्पैरिटी देखें इनकम की दोनों की, सही। वो है $1.1 ट्रिलियन पे और ये हैं $3.5 अरब पे। तो जेफ बेजोस उनके सामने एक आम आदमी बन चुके हैं। तो इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट किया है। सही। तो कितना आसान है, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, और लेकिन ये सक्सेस का राज आप क्या समझते हैं कि अभी वो कोई इतने बुढ़ापे में नहीं है, यंग मैन है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट, हाउ, कैसे? देखिए उनकी मल्टीपल कंपनीज हैं, इसमें स्पेस एक्स शामिल है जो एक एयरस्पेस कंपनी है, उसने काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं पिछले 20 साल में ख़ास तौर पे। फिर उसके अलावा उनकी एक कार कंपनी है टेस्ला, उसने सारी दुनिया में धूम मचाई हुई है। उस यू कुड से दैट्स वन ऑफ द लीडिंग ईवी ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। फिर उनकी और भी कंपनीज हैं, डिफरेंट उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओपन एआई में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कुछ साल पहले, जो कि अब उनकी फॉल आउट हो गए सैम अल्टमैन के साथ। लेकिन फिर उसके अलावा उन्होंने पेपैल, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है फॉर पेमेंट ट्रांसफर, उसके को फाउंडर भी दे रह चुके हैं 99 के अंदर। सही। लेकिन इन्होंने बाद में छोड़ दी थी वो। लेकिन तो ये इनका एक विजन है बहुत बड़ा ना, वो एक शुरू से विजनरी रहे हैं अपनी यंग लाइफ से। उन्होंने बचपन से पढ़ा है, उन्होंने मतलब यंग एज में जाके फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, खुद से मेहनत की है, फिर इवेंचुअली अब वो ट्रिलियनियर बन गए हैं। ठीक। हसन खान, मुझे ये बताइए कि अगर एलॉन मस्क की हम बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर एलॉन मस्क वाहिद वो इंसान है दुनिया में पहली बार जिनकी दौलत जो है वो 1000 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ही इज़ वन एंड ओनली। मुझे ये बताइए, आईटी से बैकग्राउंड रहा उन्होंने, पेपॉल की आपने बात की है, वो उनका प्रोजेक्ट, फिर स्पेस एक्स उनका प्रोजेक्ट, फिर यानी उन्होंने मुसलसल जो है वो फोकस आईटी पे किया है। जो भी प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो आईटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त आज के दौर में हमारे यंगस्टर को आईटी के साथ लिंक होना, समझना? देखिए आईटी एक बैकबोन है, कहीं पे भी जाएं आप, चाहे आप वेस्ट में जाएं या ईस्ट में जाएं, आईटी के बगैर काम नहीं चल सकता। बेसिक आपकी नीड्स भी आईटी के तहत चल रही हैं। अब बहुत सी जैसी एप्लीकेशंस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके माइक्रोवेव्स हैं, आपके एयर कंडीशनर्स हैं, वो आईटी के बगैर नहीं चलते आजकल के जो मॉडर्न हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो एजुकेशनल पर्पस के तौर पे यूट्यूब आप देख लें, आप इंस्टाग्राम देख लें, इंस्टाग्राम पे भी आप लर्न कर सकते हैं इन अ वे। अगर आप देखा, छोटी छोटी रील्स होती हैं वहाँ। हसन खान, बदकिस्मती से हम यूट्यूब की आपने बात की है, फेसबुक की या इंस्टा की आपने बात की है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम कोर्सेज नहीं करना चाहते, हमें लगता है बस हम व्लॉगिंग करेंगे और हमने अमीर हो जाना है। हमारे ज़हन यहाँ पे फंसे हुए हैं। नहीं, वो इन्फ्लुएंसर माइंडसेट बन गया लोगों का आजकल। आई गेट व्हाट यू मीन कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हैं, लेकिन मैं बहुत से एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती हैं चीज़ें। इनमें आपको कुछ कोर्स मिलेंगे, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें मिलेंगी अगर आप उनको ढूंढे वहाँ जाके। लेकिन यूट्यूब इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इन अ वे। उस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, शॉर्ट कोर्सेज 10 मिनट के भी हो सकते हैं, आधे घंटे के भी हो सकते हैं, 2 घंटे के भी हो सकते हैं। में बच्चे पढ़ सकते हैं, टीनेजर्स पढ़ सकते हैं, इवन यंग प्रोफेशनल्स उससे लर्न कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो एआई आ गया है पिछले 4 साल से, और उसकी शुरुआत ओपन एआई ने की थी चैट जीपीटी से दिसंबर 2022 से। उसके बाद अब अगर आप देखें तो बहुत सी एआई एप्लीकेशंस आ गई हैं, क्लाउड है, में जेमिनाई है गूगल का, उसमें ग्रॉक है जो कि एलन मस्क की अपनी कंपनी का है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो हैं आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन ओपन एआई कह रहा हूँ मैं, एआई पे डिपेंड करना मेरे ख्याल में इट्स हैज़ इट्स ओन ड्रॉबैक्स एज वेल, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप उस पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो आप क्रिएटिविटी खत्म, यानी वो आपका हेल्पिंग टूल हो सकता है। अपनी जहानत को, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको बिल्कुल साइड पे ना रखें, उसको एक हेल्पिंग टूल की तरह आप इस्तेमाल करें, ना कि खुद के आप जो है वो बिल्कुल खुद को नाकारा बनाते जा रहे हैं। आप बस डिपेंड ना करें, बस। हाँ, डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइए हसन, हमारे जो यंगस्टर हैं वो इतना पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी क्यों है, इतनी ज़्यादा नाउमीदी क्यों है हमारे नौजवान में?
देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। आपकी आबादी है 64% यंग है तकरीबन, मोर और लेस, इट्स अंडर द एज ऑफ 35 आई बिलीव। तो ये सारी जो यंग पॉपुलेशन अंडर 35 जो है, अगर ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस ज़्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज इन द रीजन लाइक इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम है बनिस्बत, तो उसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, डिग्रीज यूजलेस होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से आई बिलीव कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ती जा रही है इस कंट्री में। ठीक है आजम खान, मशवरा क्या देंगे यंगस्टर्स को, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, आईटी को भी समझते हैं, यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं तो पीछे एक लिस्ट है नाकामियों की, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये लगे रहे हैं तो कामयाब हुए हैं। मैं यही कहूँगा कि यंगस्टर्स को चाहिए कि अपनी स्टडीज पे फोकस करें, जहाँ उनकी स्किल्स ज़्यादा यूटिलाइज हो सकते उन पे फोकस करें। और ये दिस इज़ अ कंट्री वेयर यू कैन ओनली सक्सीड इफ़ यू हैव द राइट काइंड ऑफ कनेक्शन, राइट काइंड ऑफ पीपल इन योर सर्कल। सही। आपके जो हेल्पिंग हैंड होते हैं वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंट, हर चीज़ डिपेंडेंसी जो होती है अपनी जगह है, लेकिन अगर आप खुद से कुछ मेहनत कर लें, कुछ अगर आप कोशिश कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें बहुत बड़ी मिसाल अगर आपको याद है, अरफा करीम रंधावा थी, 9 साल की उम्र में वो माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट सर्टिफाइड यू कुड से IT स्पेशलिस्ट बन गई थी। ठीक है हसन खान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने एलॉन मस्क के बारे में भी अगर बताया जाए तो वो जो कामयाबी के राज उनके बारे में बताए जाते हैं वो यही बताते हैं कि तो कॉन्टिन्यूटी है, मुसलसल आपने काम करना है, कहीं पे गिर जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट नाकाम हो जाता है तो दिल नहीं हारना, अगले प्रोजेक्ट पे काम करने लग जाना है, आखिर ना आखिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा जिसने आपको कामयाबियों की बुलंदियों तक लेके जाना है। ये भी कहा जाता है कि हमेशा रिस्क लेने में ही रिस्क होता है, रिस्क लेने से कभी नहीं डरना चाहिए, कम से कम कुछ तो कोशिश करते हैं ना, और मुसलसल आप टेक्नोलॉजी के साथ, जिद्दत के साथ काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, फिर आखिर एक दिन आप भी एलॉन मस्क की तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अच्छी खबर मेरे पास बिल्कुल नहीं है और मुसलसल जब भी ऐसी खबरें मिलती हैं तो फिर एक ही सवाल लगता है कि पाकिस्तान जैसा इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक मुआशरा, और यहाँ पर ख़वातीन इतनी गैर महफूज के एक वाक़े पे बात करते हैं तो दूसरा वाक़या सर उठाए खड़ा होता है। अब मरीज़ से खबर आई है जी, एक लड़का मुसलसल एक 16 साल लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था, और जिसकी वजह से वो लड़की उस ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई और उसने खुद पर पेट्रोल छिड़का और ख़ुद को आग लगा ली, यानी उसने खुद सोजी की कोशिश की। और ये ब्लैकमेलिंग का पहला वाक़या नहीं है, अस्पताल उसको मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पर जो है वो झुलस बहुत ज़्यादा गई थी, 16 साल की बच्ची थी और वो ज़ख्मों से नहीं लड़ सकी और वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये पहला वाक़या नहीं है, ये आए रोज़ ऐसे कोई ना कोई वाक़यात होते हैं और इसमें वालिदैन के किरदार पर भी हमने बात करनी है, ना सिर्फ इस पर बात करनी है, लड़कों की तरबियत के हवाले से, ब्लैकमेलिंग के हवाले से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के आज के दौर में हमारे वालिदैन को किस तरह का होना चाहिए, हमारे वालिदैन को बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, बच्चों का दोस्त कैसे बनना है कि अगर किसी बच्चे से, बच्ची से गलती हो भी गई है तो कम से कम उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इंसान खता का पुतला, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, तो कम से कम दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चे हर चीज़, हर बात, कुछ गलती गुनाह हो भी गया है तो वो आपको एतमाद में लें, आपके साथ आके शेयर करें। ये बहुत सारे हमारे माशरे के खला हैं जिसकी वजह से ये केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। बात करेंगे जावेद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और दिल तोड़ने वाला वाक़या सर, खातून इतनी गैर महफूज हमारे माशरे में क्यों है? हालांकि हर घर में बहन है, बेटी है, माँ है, हर घर में है, उसके बावजूद इतनी गैर महफूज। शुक्रिया मैडम। देखिए, इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं और सारे पेरेंट्स भी हैं, हुकूमत भी है, अदारे भी हैं। देखिए, एक वक्त था जब जो माज़ के साथ जब किसी बच्चे का पुराने वक्त में एक चक्कर चलता था या एक दूसरे को पसंद करते थे तो एक ख़त होता था, ख़त का सहारा लेते थे और वो पकड़ा नहीं जाता था, उसको फाड़ देते थे। अब आ गया उसकी जगह
मोबाइल ने ले ली, इंटरनेट ने ले ली। देखिए इस पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के कई ममालिक हैं जिन्होंने पाबंदी आयद कर दी है कि 16 साल से कम बच्चा या बच्ची मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। सोशल मीडिया स्पेशली, यस यू आर राइट, ये कर दी ना जी। लेकिन हम 100 साल पीछे हैं। हमारे यहाँ रिवाज और कल्चर ये बन गया है कि हमने हर चीज़ हुकूमत पे डाल देनी है, अपना रोल खुद अदा नहीं करना। ना मैंने, ना आपने, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना आपके पेरेंट्स ने, हम भी एक पेरेंट्स हैं, ना हमने रोल अदा करना है। माएँ जो हैं इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है बच्चों को इस चीज़ से निकालने के लिए। इस पे बाद में चलते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और आज से 2 माह कबल 3 माह कबल कसूर में भी ऐसा वाक़या हो गया कि बच्चा जो था वो मकामी चौधरी का बच्चा था, वो बच्ची सिद्रा को तंग करता था और उसमें इस हद तक उसने उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको नौकरी का लालच दिया और फिर उसने खुदकशी कर ली। अगर सीसीडी जो एक चकवाल में वाक़या होता है, एक मासूम बच्ची को गलती में या जानबूझ कर जैसे भी है उसको मार सकती है, तो ऐसे दरिंदे, अगरचे ये गलत है, वालिदैन जो हैं, जो माएँ हैं, उनको अदा करना है ये रोल। हुकूमत हर नुक्कड़ पे सिपाही अमन कायम करने के लिए खड़ा नहीं कर सकती। हमने भी रोल अदा करना है, आपने भी और पेरेंट्स ने भी। माएँ छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे हैं, उनको अपनी जान छुड़ाने के लिए ये एक मुश्किल कल्चर बन गया कि मोबाइल उसके हाथ में दे देती हैं, एक वीडियो लगाई और बच्चा फिर उसका जैसा नशे का आदी हो जाता है, इसी तरह मोबाइल का छोटे छोटे बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं और हम गलत रवा रवी का शिकार हैं, गलत तरफ जा रही हैं हमारी बच्चियाँ और बच्चे, ठीक है। और ये मोबाइल अब इसको देखते हुए कौम मुत्तहिदा ने एक प्रोग्राम शुरू किया। सही। पाकिस्तान की हुकूमत को तो ख्याल नहीं आया कि उसने उसका कौम मुत्तहिदा का एक अदारा है यूनिसेफ, उसने एक प्रोग्राम पाकिस्तान में भी कई वर्कशॉपें की हैं, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी। सही। कि हमने जो है ना वो अपने बच्चों को और ख़ुद भी जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, इसकी आफदियत भी बतानी है, इसके फ़ायदे भी बताने हैं, इसके नुकसानात भी बताने हैं। हमने वो शुरू नहीं किया, गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया, हमारी तंजीमों ने शुरू नहीं किया, जिन पर ऐसे वाक़यात की हम सब पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हम सब जिम्मेदार हैं। अब चाहिए तो ये कि बच्चा जो मरी में है, जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था बच्ची को, उसकी वीडियो, जो कि कच्ची उम्र है, जैसा आपने खुद कह दिया अभी मैडम कि इंसान खता का पुतला है और अल्लाह भी माफ़ कर देता है। असल में जो ये मोबाइल है ना, ये सब चीज़ों की इस वक्त बुराई है। सही। और चूंकि माँ के पास अपना मोबाइल है, उसके पास टाइम नहीं बच्चों के लिए, बाप के पास अपना मोबाइल है, इस मोबाइल ने बुराइयों में मुब्तला कर दिया और तनहा कर दिया और कुनबों को तनहा कर दिया और ख़ानदानों को तबाह कर रहा है ये। माँ अपनी नौकरी से आई या घरेलू है, उसने अपना मोबाइल पकड़ा, बाप ने अपना पकड़ा, बच्चे अपना देख रहे हैं। तो देखें अब फिर मैं तो कहूँगा कि ये फौरी वाक़या पेश आया चकवाल के बाद कि ये वाक़या एक पेश अफसोसनाक कि बच्ची ने खुदकशी कर ली, ब्लैकमेल कर रहा था उसको। ऐसे बच्चों को 16 साल के हैं, 18 से हैं, 20 के हैं, उनको टंगना चाहिए। सीसीडी को इस पे भी अपना रोल अदा करना चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए और सबको करना चाहिए। ठीक। जावेद साहब चलते हैं, अरसलान अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो सहाफ़ी हैं जी मरी से, उनसे भी बात करेंगे, उनको राब्ता कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन जावेद इकबाल साहब, जब हम बात करते हैं स्पेशली कोयटा से डॉक्टर महानूर जी, इशाल फातिमा जो पेशावर से भी तो डॉक्टर का केस हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं ये चंद दिन पहले जंग की डॉक्टर इशाल, जिसको वो 4 दिन के लिए वो गायब रही, फिर वो ओवरडोज हुई नशे की और इस तरह की चीज़ें सामने आई। ये हमारे माशरे में एक फ़ीमेल इतनी वल्नरेबल क्यों हो गई है? मेरा सवाल वहीं पे है कि हर घर में माँ, बहन, बेटी हर घर में मौजूद है, उसके बावजूद खातून वल्नरेबल है हर सिचुएशन में। इज्जत उसकी महफूज नहीं है, ज़िंदगी उसकी महफूज नहीं है, बहुत आसान टारगेट उसको क्यों बनाया जा रहा है? घरेलू तशद्दुद का वो शिकार है। बहुत अच्छी बात की है आपने। हाँ। अब देखिए हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है जी, और उसका अमली मुजाहरा नहीं कर रही, अमली जो है वो सबूत फराहम नहीं कर रही। ठीक। और मैं ये समझता हूँ, बुरा ना मानिएगा जी, मैं देखिए 16 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं, कच्ची उम्र है। बच्चे गलत राहों का, जब उन्हें सही वालिदैन गाइड नहीं करते,
और उन्हें टाइम नहीं देते तो बच्चियां गलत तरफ जाती हैं, सहारा ढूंढती हैं, गपशप का एक तरीका ढूंढते हैं। लेकिन खवातीन जो है, खवातीन आती हूँ मैं इस टॉपिक पे वापस आती हूँ। आपने कहा कि जब सहारा नहीं मिलता, वालिदैन से नहीं मिलता या माशरा उनको स्पेस नहीं देता तो बच्चियां गलत तरफ जाती हैं। ये जो बच्चियां गलत तरफ जाती हैं ना, इस हर केस में ना कहीं एक मेल एलिमेंट भी है, एक लड़का भी मौजूद है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। बात सिर्फ फीमेल पे क्यों होती है? सही, कसूरवार तो दोनों है ना, दोनों अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो दोनों की है, तो फिर वाई ओनली फीमेल डिस्कस होती है, लड़का क्यों नहीं डिस्कस होता? ये बहुत बड़ा गैप है हमारी सोसाइटी में कि हमने लड़कों की तरबियत को छोड़ दिया, हमने सारा जोर लड़कियों पे दिया। हालांकि यहाँ पर लड़कों की तरबियत होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा माशरे की खवातीन वैसे महफूज हो जाएंगी। अरसलान अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है, मरी से आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरसलान अयाज साहब, मुझे ये बताइए कि ये वाकया किस तरह से पेश आया, कब का वाकया है? सोशल मीडिया की जीनत तो ये अब बना है, ये कब से मामला चल रहा था? आपके पास डिटेल्स क्या है इस बच्ची के हवाले से जिसने खुद सोजी ही कर ली ब्लैकमेलिंग से तंग आकर? जी, ये अफसोसनाक वाकया जो है 5 से 6 दिन पुराना है। ये मीडिया पे तब आया जब ये एफआईआर वगैरह का इंदराज हुआ और उसके बाद फिर जो मरी के सोशल सर्कल्स में इस हवाले से इंफॉर्मेशन आई और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चला गया। ये जो लड़की है मुबैना तौर पर इसके साथ जो है वो इनके पड़ोस में शख्स रहते थे जिनके खिलाफ जिनको मरकजी मुलजम नामजद करके इनके भाई ने एक एफआईआर का इंदराज कराया है। इस बच्ची ने खुद जलाकर खुद सोजी कर ली और 16 साल की ये बच्ची थी। ये वाकयात अब मरी और पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ और भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है मरी और उसके मुसाफाती इलाकों में, जहाँ पर जो ऑनलाइन जॉब्स का जो है वो एक झांसा देकर बच्चियों को उनका मोबाइल वगैरह हैक कर लिए जाते हैं और फिर उनकी पिक्चर्स वगैरह जो पर्सनल अपने मोबाइल में हर शख्स की होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसों का भी तकाजा किया जाता है और वो एक इस ट्रैप के अंदर फर्दर दस्ती चली जाती हैं। लेकिन ये कुछ उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड तरह का मामला नहीं लग रहा है। ये जो मामला है ये इनके पड़ोस में जो बंदा नामजद है, फिलहाल तो उनको जो अदालत है उसने इंटरिम बेल दे रखी है और वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ज्वाइन कर मुझे ये बताइए कि वो जो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है जिसके लिए या जो ब्लैकमेल कर रहा था उसकी उम्र क्या है? क्या कोई वो यंग बॉय है? वो क्या कह के ब्लैकमेल कर रहा था? क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? और क्या उस बच्ची ने अपने घर में किसी को बताया था कि मेरे साथ ये मामला पेश आ रहा है, या फिर उसने बस तंग आकर खुदसोजी कर ली? अभी तक जो इब्तदाई स्टेजेस पे है इंक्वायरी भी और इनिशियल इंफॉर्मेशन है, बच्ची ने अपने घर में इस चीज़ को शेयर नहीं किया और इसी वजह से उसके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। पुलिस ने जो है वो सीडीआर और जो बच्ची का मोबाइल है उनको कब्जे में लेकर मुख्तलिफ किस्म के एंगल से जो साइबर क्राइम की भी शायद एट लेटर स्टेज वो हेल्प लेने का दिया है पुलिस ने, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कि आया इस बच्ची को कोई ब्लैकमेल कर रहा था या किस नौयत के मामला थे। वो ज़ाहिर है उस बच्ची के मोबाइल और उसके व्हाट्सएप डेटा ही से पुलिस लेगी। इस वक्त तक उन्होंने कुछ सीडीआर और कुछ डिटेल्स ले ली हैं और मोबाइल फोरेंसिक के लिए कुछ जो डिटेल्स हैं उनके पास वापस आएंगी। ठीक है अरसलान, फैमिली से बात हुई है? फैमिली क्या बता रही है? जी रंजीदा हैं मेरे भाई से, उनके जो भाई हैं जिनकी मदीयत में ये एफआईआर दर्ज की गई उनसे मेरा रब्ता हुआ था और उन्होंने जो वाकया जिस तरह से एफआईआर में लिखा हुआ है कि बच्ची ने जब खुदसुजी की और उसके बाद उन्होंने जब देखा तो उन्होंने 112 को बुलाया, लेकिन बच्ची जो है वो जानबर ना हो सकी। तो उनको जो शुबा था वो जिस शख्स के ऊपर था उस हवाले से फिर उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दी है। फिलहाल फैमिली सेटिस्फाइड लग रही है जो पुलिस का उनके साथ अब तक का कोऑपरेशन है, क्योंकि मामला खासा हाईलाइटेड भी है। मरी पुलिस ने डीपीओ ने भी एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और इस अज़म का अदा किया है कि हम मेरिट के ऊपर इंक्वायरीज करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितने अरसे में असल जो मुल्ज़मान है और जो मुजरिम है इस सारे वाक़े की उनकी शिनाख्त करके उनको सजा दी जाएगी।
ठीक है जावेद इकबाल साहब, आपने डिटेल सुन ली है, क्या समझ आई है इस सारे वाक़े से आपको? क्योंकि जो मुलजिम है वो 27 जून तक, क्योंकि मामला अदालत में चला गया है और वो बेल पर है, 27 जून तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए इंटरम बेल हर शहरी का राइट है, बेशक वो 302 का मुलजम हो या कत्ल का हो या डकैती का हो, इंटरम तो हर बंदे का राइट है। लेकिन ये जो अभी रिजलान साहब ने बात की है, मुझे लगता है कि इस पे मजीद कोई कहानी गंभीर निकलेगी आगे जाकर। सही। आगे जाकर कि मामला किसी और तरफ जाएगा। देखिए हमारे पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, मैं नहीं ये कहता, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं इज्जत के नाम पर और जाती दुश्मनी के नाम पर, गैरत के नाम पे, गैरत के नाम पर ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे तो पाकिस्तान में हालात ये आ गए हैं कि चंद दिन पहले बेटे ने बाप को ले गया बाहर जंगल में, वहां जाके कत्ल कर दिया। यहाँ तक इतने हालात खराब हो गए हैं पाकिस्तान में, इनको सुलझाने की जरूरत है। और बच्चों और पेरेंट्स में जो खिलाफ पैदा हो गया है और मोबाइल ने खिलाफ पैदा किया है, डिजिटल मीडिया ने किया है, उसको पुर करने की जरूरत है। एक दूसरे का कॉन्फिडेंस जो है। अच्छा जावेद साहब, एक पॉइंट मैंने पहले उठाया कि हमेशा फीमेल क्यों डिस्कस होती है। जी, मैं मोमिना इकबाल साहिबा का हवाला देना चाहूंगी। वो हमारे एक इस्लामिक स्कॉलर है मदनी साहब जी, उन्होंने मोमिना इकबाल को कि तू मजे लेनी रही तो तू फलाना बड़ा उन्होंने गलत बात की। आपने मेल के लिए क्यों कुछ नहीं कहा? वो भी तो बराबर का शरीक था ना, जितना भी टाइम रहा आपने उसको बिल्कुल स्पेयर कर दिया। इसका मतलब है कि जो आप हैं आप भी कसूरवार हैं। और दूसरा पॉइंट मुझे सर ये बताइए कि ये गैरत के नाम पे हमेशा खातून क्यों कत्ल होती है, हमेशा फीमेल क्यों कत्ल होती है? मतलब मेरा ख्याल ये कमजोर हदफ है ना, कमजोर हदफ है ना कि खतून ही जिम्मेदार है। हालांकि आपने खुद ही कह दिया कि जितना किसी जुर्म का कसूरवार औरत है उतना मर्द भी है, दोनों है ना, और दोनों है। और मेरा तो ख्याल है कि खतून जो है ये नाजुक दिल होती है, जल्दी फिसल जाती है, और मर्द बड़ा चालाक है आज के दौर का और बड़ा कमीना मर्द हो गया। मैं एक खुद मर्द हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा लालची और कमीना हो गया। अब आपने बात की मोमना की, मुझे ये बताइए, आपने बात की मोमना की, मोमना की, तो मोमना का जो तमाम किस्सा था चंदर साहब डिलीट कर चुके थे, जो मैसेजेस थे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना कि मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी और मीडिया को समझना बड़ा जरूरी है कि इसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और मोमना ने फिर जवाब दिया है मदनी साहब को कि भाई आप मिंबर पे बैठ के आप एक खातून की इज्जत किस तरह से उछाल रहे हैं, आपको मामलात का पता है। मैं समझता हूँ कि दोनों जिम्मेदार हैं। हाँ, आपके पास शवाहिद मौजूद है। अगर आप एक पार्टी की बात करें फिर आपको फर्ज है कि आप दूसरी पार्टी की। देखिए ना, इस्लाम ने तो दोनों को बराबर का जिम्मेदार ऐसे केसेस में करार दिया है, बिल्कुल दिया है कि इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो दोनों को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो मुआशरे में ये खवातीन का इस्तेहसाल है, जहाँ पे ये हो रहा है, जहाँ पे हमारा दिल चाहता है वहाँ पे हम इस्लामिक बन जाते हैं, और जहाँ पे हमारा दिल नहीं चाहता वहाँ पे हम मौशरती बन जाते हैं। नजरिया जरूरत है ना, ये पाकिस्तान चल रहा है नजरिया जरूरत के तहत। जिस नजरिए को हमने फरोग देना है उसके पीछे हम चल पड़ते हैं। अगर तो हमने खतून को बचाना है तो उसके पीछे उसको हीरो बना देते हैं, अगर मर्द को बचाना है तो उसको हीरो बना देते हैं। जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अरसलान अयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुआशरे को तरबियत की ज़रूरत है और माओं को अपने लड़कों की तरबियत की ज़रूरत है। यकीन जाने ख़वातीन को छोड़ दें, वो मुझे लगता है कि फितरतन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से बची हुई होती हैं, लेकिन इस वक्त वाकई ही सोसाइटी को मर्दों की तरबियत की ज़रूरत है। सारी ख़वातीन महफूज हो जाएंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में वापस मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।